हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो आज के न्यूज़पेपर में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। चाहे वो नेशनल पेज हो, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, बिजनेस, एडिटोरियल, सभी पेजों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। सफलता कभी भी बॉडी, हाइट, लुक पर निर्भर नहीं होती है, ये केवल ज्ञान और हमारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर होती है। देखिए, अगर मॉडलिंग की दुनिया की बात करें तो वहाँ सिर्फ बॉडी, हाइट, लुक निर्भर करता है। और अगर हमें अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को दिखाना है तो वो हमारी मेहनत दिखा सकती है और सफलता तभी मिलती है। अगर आपको शिक्षा जगत में सफलता चाहिए तो वहाँ पर आपकी बॉडी, हाइट, लुक का कोई मायने नहीं है। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना रिवीजन करते हैं, ये सब आपका मैटर करता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। यानी कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप कितने सुंदर हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इंटरव्यू में भी इसका कोई महत्व नहीं है। बस आपकी सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर है। आप कितना पढ़ते हैं, कितना घंटे पढ़ते हैं, आपकी सफलता सिर्फ और सिर्फ इस पर निर्भर करती है। तो इसलिए सफल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, मेहनत करिए, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है कि देश को 5G का लीडर बनाएगी रिलायंस, जियो प्लेटफॉर्म्स में गूगल लगाएगी 33,737 करोड़ रुपए। और दूसरी न्यूज़ है कि दुनिया की जरूरत के मुताबिक रोजगार के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे भारतीय युवा, ये बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। देश को 5G का लीडर बनाएगी रिलायंस। टेलीकॉम सेक्टर में 5G टेक्नोलॉजी को लेकर चल रही वैश्विक उठापटक के बीच देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने इस दिशा में अहम ऐलान किया है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की 43वीं सालाना आम सभा में बताया है कि रिलायंस जियो ने पूर्ण भारतीय तकनीक पर आधारित 5G सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। सरकार जैसे ही 5G स्पेक्ट्रम आवंटन करेगी, कंपनी इसका ट्रायल शुरू कर देगी। अंबानी ने रिलायंस की डिजिटल फर्म जियो प्लेटफॉर्म्स में दुनिया के दिग्गज टेक फर्म गूगल की ओर से 33,737 करोड़ रुपए के निवेश की भी जानकारी दी है। 2G मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखते हुए रिलायंस के गूगल के साथ मिलकर सस्ते स्मार्टफोन बनाने का भी ऐलान किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक, क्वालकॉम, इंटेल जैसी टेक फर्म पहले से ही बड़ा निवेश कर चुकी हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि पहली मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी ट्रायल के लिए तैयार है और अगले साल तक इसे जमीन पर उतारा जा सकता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। कि पूरी तरह भारतीय तकनीक से तैयार 5G सोल्यूशन ट्रायल के लिए तैयार। दुनिया भर में चीन की 5G कंपनियों को चुनौती देगी रिलायंस जियो। भारत के लिए विशेष रूप से तैयार ऑपरेटिंग सिस्टम पर लॉन्च होगा स्मार्टफोन। अगले 3 साल में जियो से 50 करोड़ मोबाइल ग्राहकों के जुड़ने का अनुमान। जियो मार्ट से इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा और फैशन आइटम भी मंगा सकेंगे ग्राहक। रिलायंस यातायात के लिए स्वच्छ ईंधन लाने की भी तैयारी कर रही है। रिलायंस कंपनी ने 2035 तक पूरी तरह से कार्बन मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की मदद से रिलायंस देश में केमिकल आयात घटाएगी। कंपनी लर्निंग ऐप इम्बॉइब लॉन्च करेगी जो बायजूस को कड़ी टक्कर देगी। बायजूस एक एजुकेशनल ऐप है। सऊदी अरामेको के साथ ऑयल टू केमिकल कारोबार में हिस्सेदारी बेचने के लिए 15 अरब डॉलर की प्रस्तावित डील समय के अनुरूप आगे नहीं बढ़ी है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। दुनिया की जरूरत के मुताबिक रोजगार के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे भारतीय युवा। भारत अब देश की तरह विदेश में भी रोजगार के अवसरों की मैपिंग शुरू करने जा रहा है। इससे यह पता लगा सकेंगे कि दुनिया के किन किन देशों में किस किस तरह के रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं और उसके अनुसार देश में युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री ने युवाओं से कौशल सीखने और
उसमें निरंतर विकास करने और उसे और बेहतर बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते कारोबारी माहौल और बाजार की स्थितियों में निरंतर प्रासंगिक बने रहना जरूरी है। भारत ने कोरोना संकट के दौरान बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग और कार्यक्रम शुरू किया है। इसके बाद पिछले हफ्ते मजदूरों और उद्योगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विशेष पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे उद्योगों को प्रशिक्षित कामगारों को ढूंढना और कामगारों को अपने अनुरूप बेहतर काम ढूंढना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसी तरह की स्किल मैपिंग पूरी दुनिया में की जा रही है। इससे यह पता चलेगा कि किन किन देशों में किस किस तरह के रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। इसके अनुसार देश में युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें उन देशों में रोजगार उपलब्ध कराने में आसानी होगी। तो ये नेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि सैनिकों को हटाने के दूसरे चरण पर भारत और चीन राजी हो गए हैं। दूसरा है ट्रंप प्रशासन ने वापस लिया वीजा रद्द करने का फैसला। शैक्षणिक संस्थानों का दायरा और मुकदमे के आगे झुक गए हैं ये राष्ट्रपति ट्रंप। और व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करेंगे भारत और ईयू यानी यूरोपीय यूनियन। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के सभी अग्रिम मोर्चे से सैनिकों के आमने सामने के टकराव से हटाने पर भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। दोनों देशों के सैन्य कोर कमांडरों के स्तर पर हुई मैराथन बैठक में बनी इस सहमति के बाद अब LAC पर तनातनी घटाने के लिए सैनिकों को पीछे हटाने के दूसरे चरण की प्रक्रिया के जल्द आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि भारत ने चीन से यह 2 टूक कहा है कि LAC पर तनाव घटाने के लिए केवल सैनिकों को पीछे ही नहीं हटना होगा, बल्कि दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन से जुड़े समझौते और प्रोटोकॉल की लक्ष्मण रेखा का भी पालन करना होगा। इस तरह भारत का चीन को संदेश साफ है कि 5 मई से पूर्व की यथास्थिति बहाल हुए बिना LAC पर सामान्य हालात की बहाली संभव नहीं है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी अतिक्रमण से पैदा हुए सैन्य तनाव और गतिरोध का समाधान निकालने के लिए मंगलवार को दोनों देशों के कोर कमांडरों की चौथी बैठक में भारत ने LAC की मर्यादा का उल्लंघन अस्वीकार करने का चीन को संदेश दिया। भारत की ओर से स्पष्ट कहा गया कि सीमा पर शांति और स्थायित्व के लिए आपसी समझौते का पालन अपरिहार्य है। दूसरी न्यूज़ पर आते हैं। ट्रंप प्रशासन ने वापस लिया वीजा रद्द करने का फैसला। अमेरिका में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों का वीजा रद्द करने के कुछ दिन पहले के फैसले को आखिरकार कोर्ट के दखल के बाद ट्रंप प्रशासन को वापस लेना पड़ा है। इस नए फैसले से भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रबंधन यानी ICE ने 6 जुलाई को जारी अपने आदेश में कहा था कि उन विदेशी छात्रों को देश छोड़ना होगा या निर्वासित होने के खतरे का सामना करना होगा जिनके विश्वविद्यालय महामारी के चलते इस सेमेस्टर पूरी तरह से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे। ट्रंप के फैसले के खिलाफ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, MIT ने पिछले बुधवार को कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं सोमवार को अमेरिका के 17 प्रांतों और गूगल व फेसबुक जैसी दिग्गज तकनीकी कंपनियों ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज और ICE के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मंगलवार को बोस्टन स्थित फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज एशलिन ब्रा ने सुनवाई के दौरान कहा, ट्रंप सरकार ने अपना पुराना फैसला रद्द कर दिया है। अमेरिकी सरकार और MIT व हार्वर्ड के बीच हुए समझौते का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह नियम पूरे देश में लागू होगा। तीसरी न्यूज़ है व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करेंगे भारत और EU। भारत यूरोपीय संघ 7 वर्षों बाद एक व्यापक कारोबारी व निवेश समझौते पर बातचीत नए सिरे से शुरू करने को तैयार हो गए हैं। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच एक उच्च स्तर की मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू की जाएगी जो अगले महीने से ही अपना काम शुरू कर देगी ताकि जल्द से जल्द द्विपक्षीय निवेश व कारोबार समझौते को मूर्त रूप दिया जा सके। भारत और यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक यानी कि वर्चुअल मीडिया पर
बुधवार को संपन्न हुई, जिसमें चीन व पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों, कश्मीर की स्थिति जैसे संवेदनशील मुद्दों के अलावा भावी सैन्य व रणनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करने, हिंद महासागर में सामुद्रिक व नौसेना संबंधों को मजबूत बनाने जैसे बेहद अहम मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। यूरोपीय संघ ने कहा कि वह भारत के साथ रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। वार्ता के बारे में जानकारी देते हुए संयुक्त सचिव विकास स्वरूप के मुताबिक ईयू की प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने बैठक में बताया कि फरवरी 2020 में विदेश सचिव की ब्रसेल्स यात्रा के दौरान कश्मीर पर बात हुई थी और अब उन्हें इस मुद्दे की ज़्यादा बेहतर समझ है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं और पहली न्यूज़ है एयर इंडिया में 5 वर्षों का अवैतनिक अवकाश। इस न्यूज़ में क्या है ये हम देखेंगे। और दूसरी न्यूज़ है कि सैनिटाइजर पर 18% का जीएसटी लगाया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। एयर इंडिया में 5 वर्षों तक अवैतनिक अवकाश। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने कुछ कर्मचारियों को 6 महीने से लेकर 5 वर्षों तक के लिए अवैतनिक अवकाश यानी लीव विदाउट पे या LWP पर भेजने की एक योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अवकाश पर भेजे जाने वाले कर्मचारियों का चयन उनकी कार्यकुशलता, उम्र और उपयोगिता के हिसाब से किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि उसके निदेशक बोर्ड ने कर्मचारियों को 6 महीने से लेकर 2 वर्षों तक बिना वेतन के छुट्टी पर भेजने के लिए चेयरमैन व एमडीज राजीव बंसल को अधिकृत कर दिया है। इस अवधि को 5 वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया में कार्य के दौरान प्रदर्शन की गुणवत्ता, अतीत में कार्य के दौरान अनुपलब्धता, खराब स्वास्थ्य और इस तरह के अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। कंपनी ने 14 जुलाई को जारी आदेश में कहा कि एयर इंडिया के मुख्यालय स्थित विभागों के प्रमुख तथा क्षेत्रीय निदेशकों से कहा गया है कि वे चुनिंदा मानकों पर कर्मचारियों की पहचान करें और उन्हें LWP के लिए कार्मिक विभाग के महाप्रबंधक के पास भेज दें। उसके बाद चेयरमैन व एमडी राजीव बंसल इस पर अंतिम फैसला लेंगे। कंपनी के प्रवक्ता ने इस पर प्रक्रिया देने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है सैनिटाइजर पर 18% जीएसटी। वित्त मंत्रालय। केंद्र ने बुधवार को स्पष्ट किया कि हैंड सैनिटाइजर साबुन व अन्य कीटनाशक की तरह संक्रमण रोधी है, कीटाणु रोधी है सैनिटाइजर, लिहाजा सैनिटाइजर पर 18% की दर से ही जीएसटी वसूला जाएगा, जैसा कि साबुन या अन्य कीटाणुनाशक पर लिया जाता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सैनिटाइजर के निर्माण व पैकिंग में उपयोग होने वाली सामग्रियों पर भी 18% जीएसटी लगेगा। साबुन, डिटॉल व अन्य तरल पदार्थों की तरह सैनिटाइजर भी संक्रमण रोधी पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। अगर कच्चे माल पर जीएसटी की दर अंतिम निर्मित उत्पाद से अधिक होगी तो नुकसान होगा। तो ये बिजनेस पेज की न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कि समय की मांग है नया संसद भवन। संसद की पुरानी और कमजोर इमारत की मरम्मत और रख रखाव पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च करने से बेहतर है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नई इमारत बने। अब इस इमारत की ज़रूरत कितनी है, कितना इसमें खर्च होगा, पैसा बचेगा या उसकी बर्बादी होगी, इस पर लिखा गया है आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है राज्यसभा के महासचिव रहे योगेंद्र नारायण द्वारा। दूसरा आर्टिकल है कि आज निर्भरता के लिए चाहिए सचेत समाज, यानी कि आत्मनिर्भरता, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, आत्मनिर्भरता के लिए चाहिए सचेत समाज। आज यह जरूरी है कि हम क्षुद्र स्वास्थ्य, निष्क्रियता, आलस्य, अलगाव, नकारात्मकता जैसे मनोभावों से बचें। और इसी पर लिखा गया आर्टिकल। यह आर्टिकल लिखा है पूर्व प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति गिरीश्वर मिश्र द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है कि तकनीक की ताकत। रिलायंस इंडस्ट्री की सालाना आम सभा में मुकेश अंबानी की ओर से कई नई घोषणाएं की गई हैं, उसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। समय की मांग है नया संसद भवन।
सेंट्रल विस्टा मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत संसद भवन का नया परिसर विकसित किया जाना है। कोरोना काल में यह परियोजना भी विपक्ष के निशाने पर आई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और अब उसके फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है। ऐसे में इस पर विचार होना चाहिए कि आखिर यह परियोजना कितनी आवश्यक है और क्या इस पर विपक्षी दलों की आपत्ति उचित है। मौजूदा संसद भवन देश की प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है। इस ऐतिहासिक इमारत का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। इसकी योजना, डिजाइन और निर्माण एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने जैसे वास्तुविदों की देखरेख में हुआ था। इसका निर्माण मूल रूप से केंद्रीय विधान परिषद की इमारत के रूप में हुआ था। फिर 1946 में यहाँ संविधान सभा के 396 सदस्यों के बैठने का इंतजाम हुआ। 1952 के आम चुनाव के बाद इसे संसद का रूप दिया गया और यहाँ 461 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई। फिर बढ़ते बढ़ते सीटों की संख्या मौजूदा 550 के स्तर पर आ गई। इनमें से कुछ सीटें स्थानाभाव के कारण लोकसभा के स्तंभों के पीछे लगाई गई और वहां से सही दृश्य नहीं दिखाई देता। संविधान संशोधन द्वारा संसद में सीटों की बढ़ोतरी पर अंकुश लगा दिए जाने के कारण अब संसद की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी 2026 के बाद संभव है। संसद के मौजूदा संख्या बल का पैमाना अभी तक 1971 की जनगणना को लेकर किया गया है। हमारे संसद के विपरीत यूरोपीय देशों की संसदीय इमारतें सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। वहाँ फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगे रहते हैं। उनमें बैठक कक्ष उत्तम ध्वनि एवं मतदान तकनीक से युक्त हैं। वही लाइटिंग बोर्ड वाले हमारे वोटिंग सिस्टम अक्सर दगा दे जाते हैं क्योंकि वे पुराने पड़ गए हैं। भारत में जब विदेशी प्रतिनिधि संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं तो केंद्रीय कक्ष में सदस्यों के बैठने के लिए ही स्थान कम पड़ जाता है। विदेशी मेहमानों के बैठने का इंतजाम भी अक्सर अव्यवस्था का शिकार हो जाता है। पत्रकारों के बैठने का भी उचित इंतजाम नहीं हो पाता है। तब बड़ी शर्मनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब मेहमान सीट पाने के लिए मशक्कत करते दिखाई पड़ते हैं जबकि उन्हें इसका न्योता मिला होता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में बनने वाली इमारतों में एक चैम्बर में तकरीबन 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था करनी होगी। अब देखिए, ये विवाद का विषय है कि इस समय नए भवन की आवश्यकता है कि नहीं है, क्योंकि भारत पहले ही आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। फिर कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा उसमें आर्थिक क्षेत्र में भारत को हानि हुई है, क्योंकि नया भवन बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। अब देखिए, नेता तो चाहेंगे कि नया भवन बने, उससे उनके लिए कई सुविधाएं होंगी, लेकिन अगर ज़रूरत की मांग को देखें तो ये प्रोजेक्ट अभी कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। हमें सुरक्षा कारणों से भी एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। किसी परमाणु या जैविक हमले की स्थिति में सदस्यों को बचाने के लिए फिलहाल कोई माकूल इंतजाम नहीं है। संसद भवन का निरीक्षण करने वाली उच्च स्तरीय सुरक्षा टीम ने ऐसे कड़े किसी इंतजाम की संस्तुति की थी। इसी तरह अग्निशमन इंतजाम भी बहुत साधारण से हैं। यह अच्छा है कि मौजूदा सरकार संसद भवन की नई इमारत के विषय में गंभीरता से सोच रही है। यह आवश्यक भी है। इस पुरानी और कमजोर इमारत की मरम्मत और रख रखाव पर सालाना 25 करोड़ रुपए खर्च करने से बेहतर है कि इसके स्थान पर आधुनिक फिटिंग एवं लाइटिंग वाली नई इमारत बनाई जाए जिसमें आग से निपटने के सभी बेहतर इंतजाम हो। यह विकासशील देशों के लोकतंत्रों के लिए एक मिसाल बननी चाहिए। जहां तक मौजूदा संसद भवन का सवाल है तो उसे एक संग्रहालय बना दिया जाए ताकि वह भारत में लोकतंत्र के शुरुआती चरणों का स्मरण कराता रहे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि आत्मनिर्भरता के लिए चाहिए सचेत समाज। इसमें कोई संदेह नहीं कि बदलते वैश्विक समीकरण में भारतवर्ष के लिए आत्मनिर्भर होना सबसे अच्छा विकल्प है। इस प्रकार का शुद्ध संकल्प देश के गौरव और क्षमता की वृद्धि के लिए स्वतः स्वागत योग्य है। एक आत्मनिर्भरता की पुकार है कि भारत सुसंगठित सामाजिक संरचना के रूप में एक जीवंत इकाई बने। देश एक प्राणवान सत्ता है, एक जीवित प्राणी है। इस रूप में देश का एक व्यक्तित्व है। कोई भी देश वहाँ के निवासियों के समुच्चय से बनता है।
सिर्फ लोगों के इकट्ठा होने मात्र से देश नहीं बनता। जीवंतता का एक प्रमुख रूप वैदिक काल में मिलता है, जो भारत के ज्ञात इतिहास का उषा काल कहा जाता है। आज जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी होगा कि देश को जीवंत बनाना चाहिए। जीवंत होने की स्थिति में उन आकांक्षाओं और समस्याओं का समाधान शीघ्रता से होगा और चुनौतियों का सामना गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाएगा। उसमें अपेक्षित लचीलापन और प्रतिरोध की क्षमता भी होगी। यह निष्क्रिय या स्पंदनहीन नहीं होगा। यदि आर्थिक दृष्टि से देखें तो जीवन स्तर, औद्योगिक उत्पादन, व्यापार में लाभ, निर्यात, सकल घरेलू उत्पाद तथा रोजगार की उपलब्धता आदि इसके ज्ञापक हो सकते हैं। बौद्धिक या मानसिक दृष्टि से देखें तो शिक्षा संस्थानों की संख्या में तो वृद्धि हुई, पर गुणवत्ता के साथ हमने समझौता करते गए, यानी कि स्तर गिरता गया। शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति को लेकर अभी तक यह स्पष्टता नहीं आ सकी है कि हम अपने देश के लिए किस तरह का समाज चाहते हैं और किन मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं। उच्च शिक्षा बिना विचारे अधिकांशतः पश्चिमी देशों के मॉडल पर फल फूल रही है और विदेशों में जो हो रहा है उसकी छाया में उसी की प्रतिलिपि तैयार करने में जुटी है। वह बहुलांश में भारत से अपरिचय को बढ़ाने में मदद दे रही है, क्योंकि भारत को अस्वीकार करना या ना जानना उसके मूल में है। ज्ञान का सांस्कृतिक अनुबंध जानते हुए भी हम यहाँ के समाज और ज्ञान को हीन मानते हुए विदेशी ज्ञान जाल की पकड़ को ही सुदृढ़ किए हुए हैं। जरूरी सुधारों की गति धीमी है और जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। सामाजिक स्तर पर जिस समावेशी दृष्टि की जरूरत है, उसमें पिछड़ेपन के कारण विभिन्न दल देश हित को भुलाते हुए तात्कालिक लाभ भी सोचने लगे हैं। इससे देश हित पृष्ठभूमि में तिरोहित होने लगा है। आज जरूरत है कि हम क्षुद्र स्वार्थ, आलस्य, अलगाव, नकारात्मकता, प्रतिक्रियावादिता और भाग्यविदिता जैसे मनोभावों से बचें और आशावादी दृष्टि के साथ नवाचार, भरोसे वाले और कई दृष्टिकोणों को अपनाएं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि तकनीक की ताकत। रिलायंस इंडस्ट्री की सालाना आम सभा में मुकेश अंबानी की ओर से की गई घोषणाओं ने यदि देश का ध्यान अपनी ओर खींचा तो इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। उनकी ओर से जो तमाम घोषणाएं की गई हैं उनमें सबसे उल्लेखनीय यह है कि उनके जियो प्लेटफॉर्म ने 5G तकनीक विकसित कर लिया है और वह देश के विश्व स्तरीय सेवाएं देने में सक्षम है। इस घोषणा का महत्व केवल इसलिए ही नहीं कि यह 5G तकनीक स्वदेशी है, बल्कि इसलिए भी कि भारत को इसका फैसला करना है कि वह चीनी कंपनी हुआवे को 5G सेवाएं देने का अवसर प्रदान करेगा या नहीं। हुआवे पर जासूसी में लिप्त होने के साथ ही यह भी आरोप लगा है कि वह चीन की सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम करती है। इन्हीं गंभीर आरोपों के कारण अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी उस पर पाबंदी लगा दी है। कुछ अन्य देश भी इस कंपनी से दूरी बनाने के संकेत दे रहे हैं। अहंकारी चीनी सत्ता की बदनीयती को देखते हुए भारत के पास इसके पर्याप्त कारण है कि वह भी हुआवे पर लगाम लगाए। मौजूदा माहौल में इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा कि भारत को हुआवे की सेवाएं न लेनी पड़े और उसकी संभावित कमी को जियो पूरी करे। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज और इसमें एक न्यूज़ है हमारे लिए कि दुबई में ट्रेनिंग शिविर लगा सकता है BCCI। एशिया कप रद्द होने के बाद कोरोना काल में भी IPL 2020 के आयोजन की आस बनी हुई है। माना जा रहा है कि जल्द ही T20 विश्व कप 2020 के रद्द होने की घोषणा भी की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ, BCCI के सामने IPL के आयोजन में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। IPL से पहले BCCI दुबई में एक विशेष ट्रेनिंग शिविर का आयोजन कर सकता है। UAE का क्रिकेट संघ IPL का आयोजन अपने यहाँ कराने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है। अगर भारत में कोरोना की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो BCCI UAE में इसका आयोजन कर सकता है। क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए BCCI की तरफ से भी अभी भी नियम तय किया जाना बाकी है। तो जैसा कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट फिर से शुरू हुआ है और धीरे धीरे अब बाकी देश भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसा माहौल नहीं है कि शुरू किया जा सके पूरी तरीके से।
तो ये आज का न्यूज़पेपर था 16 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।